आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं सीमेन एनालिसिस के बारे में। तो सीमेन एनालिसिस कैसे होता है, कैसे सीमेन का कलेक्शन किया जाता है, फॉर्मेशन कैसे होता है हमारी बॉडी में सीमेन का, और कैसे हम लोग उसका फिजिकल, केमिकल और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं, कैसे हम लोग मोटिलिटी देखते हैं सीमेन की, सीमेन में स्पर्म की। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग यहाँ पे डिटेल में बात करने वाले हैं। तो शुरू से लेकर लास्ट तक अगर रहेंगे तो हम लोग पूरी डिटेल में इसके बारे में बात करने वाले हैं आज, है ना। तो आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं, देन फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पहला जो हमारा है इंट्रोडक्शन देखेंगे कि क्या होता है सीमेन, ठीक है। देन हम लोग देखेंगे कि क्यों करना जरूरी है सीमेन टेस्ट। फिर हम लोग देखेंगे फॉर्मेशन कैसे होता है हमारी बॉडी में सीमेन का। देन हम लोग देखेंगे कि स्ट्रक्चर कैसा होता है एक स्पर्म का। देन हम लोग कलेक्शन देखेंगे और पेशेंट को क्या इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि कैसे कलेक्शन करना है आपको सीमेन का। देन हम लोग फिजिकल एग्जामिनेशन देखेंगे हम लोग सीमेन का। फिर हम लोग लिक्विफिकेशन, विस्कोसिटी और पीएच मेजरमेंट कैसे करते हैं सीमेन का, इसके बारे में बात करेंगे। देन केमिकल एग्जामिनेशन की बात करेंगे, फ्रक्टोज वगैरह की हम लोग यहाँ बात करेंगे, जिंक जो टेस्ट लगते हैं। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में मोटिलिटी, काउंट, ये सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे हम लोग यहाँ पे। स्पर्म काउंट कितना है, क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं स्पर्म काउंट का, और स्पर्म की मोटिलिटी कैसे चेक करते हैं, कितनी मोटिलिटी है। देन स्पर्म की मार्फोलॉजी के बारे में बात करेंगे कि कैसे स्पर्म होते हैं, नॉर्मल स्पर्म कैसे दिखाई देता है, या फिर जो एबनॉर्मल स्पर्म होते हैं, जैसे किसी का हेड बड़ा हो जाना या फिर डबल हेड दिखाई देना, टेल एबनॉर्मल हो जाना। तो इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे, कैसे हम लोग माइक्रोस्कोप में वो देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, कैसे हम लोग स्टैनिंग करते हैं स्पर्म की, उसके बारे में बात करेंगे। फिर तो कुछ ब्लड सेल जब हमको इन्फेक्शन होता है तो डब्ल्यूबीसी और आरबीसी जो आती हैं सीमेन में, उसके बारे में बात करेंगे। और कुछ एबनॉर्मलिटीज़ की बात करेंगे, जैसे कि अग्लूटिनेशन हो जाने स्पर्म्स के, जो कि एंटी स्पर्म एंटीबॉडीज़ के कारण होता है। तो इन सब पॉइंट्स पे आज हम लोग यहाँ पे सीमेन एनालिसिस की बात करने वाले हैं। तो अगर शुरू से लेकर के लास्ट तक अगर जो जुड़ा रहेगा क्लास में, तो उनको आज इन सब पॉइंट्स पे बहुत अच्छे से और डिटेल में हम उसको पता चल जाएगा, और हम लोग यहाँ पे बहुत सिंपल लैंग्वेज में बात करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। देखो, सीमेन एग्जामिनेशन या फिर जब भी हम लोग इस टाइप के टॉपिक्स की बात करते हैं तो हमको कॉलेज में या फिर स्कूल में इतने अच्छे से इन सब चीज़ों को पढ़ाया नहीं जाता है, क्योंकि इंडिया में सेक्स एजुकेशन का हाल सबको पता ही है कैसा है। तो एक्चुअली दिक्कत वही है कि हम लोग जब इन सब इस टाइप के टॉपिक्स पढ़ते हैं, या फिर हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स की बात करें या फिर सीमेन एनालिसिस की बात करें, तो देखो स्कूल कॉलेज तक तो चलो ठीक है, चल भी जाता है उतना, लेकिन अभी हम लोग डायग्नोस्टिक फील्ड में हैं। मतलब हमको ही किसी पेशेंट जो कि परेशान है या फिर जिसको दिक्कत है, तो उसकी डायग्नोस करके उसको हमको बताना है। और यदि हम ही या फिर जो पढ़ाने वाला व्यक्ति है या जो पढ़ने वाला है वो इसको अगर से अच्छे से नहीं पढ़ेगा, तो फिर हम कैसे डायग्नोस कर पाएंगे उस व्यक्ति का कि उसको क्या दिक्कत है, ठीक है। तो हमको बहुत अच्छे से और यहाँ पे हमको पढ़ना है, ठीक है, बिना कोई हेजिटेशन के पढ़ना है, ठीक है, जिससे कि हम बहुत अच्छे से पेशेंट का डायग्नोसिस कर पाएँ, और हम जो भी एबनॉर्मलिटीज होती हैं बॉडी में उनको अच्छे से डिटेक्ट कर पाए, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं, जैसे कि सीमेन एनालिसिस में जो सीमेन होता है, ठीक है, ठीक है। तो जो हमारा सीमेन जो होता है वो दो चीज़ों से मिलकर के बना होता है। एक तो होता है स्पर्मेटो जो होता है कि स्पर्म सेल, जो कि हमारे टेस्टिस में बनाई जाती हैं, ठीक है। देन हमारा जो है सेमाइनल प्लाज्मा होता है, जो कि फ्लूइड कंपोनेंट होता है, जो कि अलग अलग जो ग्लैंड्स पाई जाती हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तो वहाँ से ये सेमाइनल प्लाज्मा जो है बनता है। जैसे कि प्रोस्टेट ग्लैंड हो गई, या फिर सेमिनल वेसाइकल जो ग्लैंड्स होती है। तो हम लोग सब ग्लैंड्स के और उनके जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे, और स्पर्मेटोजोआ के बारे में बात करेंगे, कैसे बनते हैं या फिर इनका कैसे सिक्रीशन होता है बॉडी में, ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखा कि सीमेन क्या है, एक मिल्की और विस्कस फ्लूइड है, जो कि इजैकुलेशन के दौरान यहाँ पे रिलीज होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, दो चीजों से मिलकर बना है, एक तो स्पर्मेटोजोआ है, स्पर्म सेल जिनको हम लोग बोलते हैं, दूसरा है हमारा सेमाइनल प्लाज्मा, जो कि फ्लूइड वाला पार्ट है, ठीक है। तो जब हम लोग सीमेन के कंपोजिशन की बात करते हैं तो उसमें होता है कि जो सेल वाला पार्ट है, जो हमारा स्पर्मेटोजोआ वाला पार्ट है, वो काफी कम होता है, काफी कम इन द सेंस कि सीमेन का अगर हम लोग बात करें तो 90% हिस्सा फ्लूइड ही होता है, और उस पर जो घुले हुए जो स्पर्म्स होते हैं वो हमारे लगभग 10% के आसपास हमारे बनाते हैं, 5 से 10%, ठीक है। बात कर लेते हैं आगे, सीमेन एनालिसिस क्यों करना जरूरी है। यदि कपल्स हैं जो कि इनफर्टिलिटी से जूझ रहे हैं, तो अगर एक साल के अंदर अगर से कंसीव नहीं होता है बेबी, तो फिर उसको हम लोग यहाँ पे सीमेन एनालिसिस कराने की सलाह दे सकते हैं। या फिर पोस्ट वैसेक्टोमी में हम लोग यहाँ पे करा सकते हैं। पोस्ट वैसेक्टोमी ऐसा होता है कि जब जैसे कि हम लोग नसबंदी, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, तो जब पुरुष का अगर नसबंदी का ऑपरेशन अगर होता है, तो उसके फॉलोअप के लिए भी हम लोग यहाँ पे सीमेन एनालिसिस करा सकते हैं कि उसके सीमेन में स्पर्म सेल्स तो नहीं आ रहे हैं करके,
ठीक है। यदि किसी को इन्फेक्शन होता है, जैसे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, तो उसको देखने के लिए हम लोग यहाँ पे करा सकते हैं। इनको हम लोग इन सब पॉइंट्स को डिटेल में आगे पढ़ेंगे। अभी से हम लोग यहाँ पे एक बार नाम देख ले रहे हैं ना। किसी को हार्मोनल इम्बैलेंस है, मान लो किसी के टेस्टोस्टेरोन या फिर FSH इन हार्मोन्स की गड़बड़ी है, तो उसके लिए भी हम लोग यहाँ पे सीमेन एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने बात करी कि क्यों हम लोग यहाँ पे सीमेन एनालिसिस कर रहे हैं और कौन कौन से पार्ट से मिलकर के हमारा जो सीमेन है वो बना हुआ है। ठीक है, क्या है कि मेल फैक्टर जो है हमारा, वो लगभग जब अगर किसी व्यक्ति को इनफर्टिलिटी होती है, मतलब कोई भी कपल्स को, तो वहाँ पे जो मेल जो होते हैं उनका जो है इनफर्टिलिटी में 40 से 50% रोल होता है। मतलब कि जो फीमेल है या फिर मेल है, लगभग दोनों की बराबर हिस्सेदारी। हो सकता है कि फीमेल के हार्मोन्स या फिर उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में दिक्कत हो, या फिर वैसे ही मेल जो है, मेल के हार्मोन्स या फिर मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में दिक्कत हो सकती है। तो दोनों का 50-50% ही यहाँ पे हमारा रोल होता है। ठीक है, हम लोग बात करते हैं कि क्यों जरूरी है टेस्ट। ठीक है, तो सीमेन एनालिसिस निम्न क्लिनिकल कंडीशन के द्वारा हम लोग एडवाइस करते हैं। तो पहला हम लोगों ने जैसे बोला था कि मेल फर्टिलिटी देखने के लिए कि जो है मेल जो है वो प्रॉपर तरीके से फर्टाइल कर पा सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए, मतलब मेल की इनफर्टिलिटी चेक करने के लिए कई बार क्या होता है कि जो मेल जो है इनफर्टाइल होता है, क्योंकि उसका स्पर्म काउंट लो हो सकता है, फिर जो हमारे स्पर्म है उसकी मोर्टेलिटी जो होती है, मतलब जो वो कितने अलाइव हैं जो हमारे स्पर्म हैं, तो उसको देखने के लिए हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो इसमें हम लोग को ये देखते हैं कि जो स्पर्म काउंट है वो कितना है, नॉर्मल है कि लो तो नहीं है, या फिर स्पर्म की मार्फोलॉजी कैसी है, नॉर्मल है कि एबनॉर्मल मार्फोलॉजी के स्पर्म ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, या फिर कितने एक्टिवली मोटाइल स्पर्म हैं उसके सीमेन में। तो वो सब चीज़ें हम चेक करने के लिए यहाँ पे करते हैं सीमेन एनालिसिस। ठीक है, मतलब मेन है कि मेल की इनफर्टिलिटी चेक करने के लिए हम लोग यहाँ पे करते हैं। दूसरा, जैसे हमने बात करी थी हार्मोन डिसऑर्डर, जैसे किसी व्यक्ति का अगर लो टेस्टोस्टेरोन या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड डिसऑर्डर्स होते हैं, अगर जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड होती है हमारी बॉडी में, वो हमारे क्या करती है, हार्मोन्स का सिक्रीशन करती है। तो टेस्टोस्टेरोन का लेवल लो हो या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड जो हमारी है वो प्रॉपर तरीके से हमारे हार्मोन्स रिलीज ना कर रही हो, तो भी हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सीमेन एनालिसिस करते हैं। दूसरा हमारा है पोस्ट वेसेक्टोमी। पोस्ट वेसेक्टोमी का मतलब होता है कि जब पुरुष का नसबंदी का जो पुरुष होते हैं उनके जब नसबंदी का ऑपरेशन किया जाता है, तो फिर उस टाइम पे हम लोग उसको देखने के लिए, तो नसबंदी पुरुष की हो या फिर महिला की हो, उसमें हम लोग ये करते हैं कि जो भी डक्ट है, जैसे कि मेल जो होती है, ठीक है, उसमें वास्ट डिफरेंट जो डक्ट होती है उसको यहाँ पे बंद किया जाता है। तो वैसे जो डक्ट होती है वहां से हम लोग करते हैं कि स्पर्म जो है वो सीमेन में ना आए। सीमेन नॉर्मली सीमेन रहेगा, सीमेन में फ्लूइड की मात्रा रहेगी, लेकिन स्पर्म जो है वो आना बंद हो जाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि जब उसका मतलब उसका ऑपरेशन नहीं हुआ होता है, तो उसके नॉर्मली उसका सीमेन में स्पर्म का काउंट बहुत अच्छा दिखाई देता है, नॉर्मल जितना रहता है। लेकिन जब हो जाता है ऑपरेशन, ठीक है, तो 3 महीने के बाद हमको बहुत कम स्पर्म दिखाई देंगे, और लगभग 6 महीने के बाद हमको यहाँ पे पूरी तरीके से स्पर्म दिखना बंद हो जाएंगे। तो ये फॉलो अप हम ले रहे हैं उस व्यक्ति का कि वो जो हमने ऑपरेशन किया हुआ है वो ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है कि नहीं हुआ है। तो वो हम लोग देखने के लिए भी यहाँ पे स्पर्म सीमेन एनालिसिस हम लोग यहाँ पे करते हैं। ठीक है, और सस्पेक्टेड अगर इन्फेक्शन है किसी को, जैसे पस सेल्स वगैरह दिख रही हैं, पस सेल्स मतलब उसको अगर इन्फेक्शन के हमको लग रहा है कि यार उसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है, तो उसको कंफर्मेशन करने के लिए भी हम लोग यहाँ पे सीमेन एनालिसिस करते हैं और सीमेन में देखते हैं कि पस सेल्स वगैरह है कि नहीं है। नॉर्मली सीमेन में 1 मिलियन पस सेल्स या फिर 1 मिलियन WBCs पर ml होती है ना, पर ml बोल रहा हूँ मैं, है ना, पर mm क्यूब नहीं बोल रहा हूँ। जैसे कि हम लोग का जो ब्लड होता है उसमें 4000 से 11000 पर माइक्रोलीटर ब्लड होती है ना, जब हम लोग ब्लड की बात करते हैं। तो लेकिन यहाँ पे पर ml की बात चल रही है, मतलब उससे 1000 गुना ज़्यादा यूनिट है ना, ये माइक्रोलीटर और ml जो हम लोग बात कर रहे हैं। तो इसमें जो है पस सेल्स का जो काउंट होता है वो होता है लगभग हमारा 1 मिलियन पर माइक्रोलीटर सीमेन। ठीक है, तो इतनी नॉर्मल है। अगर इससे ज़्यादा दिखाई देती हैं तो फिर वो इनफर्टिलिटी के कारण हो सकती हैं। तो उनको चेक करने के लिए हम लोग यहाँ पे वो इन्फेक्शन को चेक करने के लिए हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं पस सेल्स वगैरह काउंट कितना है उसके सीमेन में। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ सीमेन, मतलब कैसे हमारी बॉडी में सीमेन का फॉर्मेशन होता है। तो मेन है कि सीमेन का फॉर्मेशन जो है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में होता है, वैसे ही जैसे कि ओवम का जो प्रोडक्शन है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में होता है। ठीक है, तो इसमें देखो बहुत जो सीमेन जो हमारा है इसमें जो मेन जो है वो ग्लैंड्स का रोल है, मतलब अलग अलग ग्लैंड्स पाई जाती हैं, जैसे कि हमारी टेस्टिस हो जाए हमारी, ठीक है, फिर प्रोस्टेट ग्लैंड हो जाए। तो ये सब ग्लैंड्स मिल करके
अलग अलग टाइप का सिक्रीशन करती हैं। जैसे टेस्टिस जो है वो स्पर्म बनाएगी, प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो फ्लूइड्स बनाएगी, कुछ जो सीमेन में मिलते हैं, ठीक है। तो सब ग्लैंड्स अपने अपने तरीके से अलग अलग यहाँ पे प्लाज्मा का सिक्रीशन करती हैं, जो कि मिलता है जाकर के बाद में हमारे सीमेन में, जो उसकी एक्चुअल जो क्वांटिटी है वो फिर बनाती हैं। तो हम बात कर लेते हैं कौन कौन सी ग्लैंड यहाँ पे इन्वॉल्व है। तो पहली हमारी टेस्टिस है। टेस्टिस क्या करती है? स्पर्मेटोजेनेसिस करती है। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है स्पर्म का प्रोडक्शन करना। तो स्पर्म का प्रोडक्शन कौन करता है? हमारा टेस्टिस करती है। जो जो मैं बताते जा रहा हूँ उनको थोड़ा सा देखेंगे, क्योंकि इसी से ही हमारे एमसीक्यूज आते हैं कि यार टेस्टिस क्या काम करती है, या फिर प्रोस्टेट ग्लैंड क्या काम करती है, फ्रक्टोज जो है वो कौन सी जो है ग्लैंड निकालती है, ठीक है, फिर फ्रक्टोज का रोल क्या है। तो ये सब चीजें क्वेश्चंस आते हैं हमारे जब हम लोग पढ़ते हैं। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे एक एक ग्लैंड्स का फंक्शन देखेंगे और क्या काम करते हैं उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। जैसे कि टेस्टिस जो है, अभी मैंने डायग्राम भी इसमें ऐड किया हुआ है, तो डायग्राम से भी हम लोग समझेंगे कि एक सीक्वेंस में समझेंगे, मतलब एक कहानी के थ्रू की, मतलब स्पर्म जो है उसकी जर्नी कैसी रहती है, मतलब कैसे वो बनता है, फिर कौन सी ट्यूब में जाता है, फिर उसमें क्या मिलता है, फिर वो ऐसे तो पूरी जर्नी के हिसाब से उसको देखेंगे। तो कहानी की फॉर्मेट जो हम पढ़ते हैं तो हम लोग को चीज़ें बहुत आसानी से और बहुत अच्छे से याद रहती हैं। तो चलो अभी हम लोग ग्लैंड्स की बात कर लेते हैं। ये ग्लैंड्स हमारी स्पर्म बनने से और आगे जाने वाली ग्लैंड, मतलब एक सीक्वेंस में ग्लैंड लगी हुई है सारी, है ना। जैसे कि पहली हमारी जो है टेस्टिस है, जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस का काम करती है, मतलब स्पर्म को बनाने का काम करती है। इसमें हमारी सेमिनिफेरस जो है ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं। सेमिनिफेरस जो ट्यूब्यूल्स होती है वहां पे हमारे स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, ठीक। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में क्या होता है? स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, और उस स्पर्म के प्रोडक्शन होने की प्रोसेस को हम लोग यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया सब लोगों को? आगे चलते हैं। इपिडिडाइमस। इपिडिडाइमस एक दूसरी हमारी ग्लैंड है, या फिर दूसरी हमारी एक लेयर है, जहां पे हमारे क्या करते हैं, स्पर्म जो है मैच्योर होते हैं, मतलब बन गए टेस्टिस में, टेस्टिस से फिर हमारे आ गए इपिडिडाइमस में। इपिडिडाइमस में स्पर्म जो है मैच्योर होंगे, और स्टोर भी हमारे जो है स्पर्म जो है इपिडिडाइमस में ही होते हैं। स्टोरेशन और मैच्योरेशन दोनों हमारे इपिडिडाइमस में होता है हमारे स्पर्म्स का, ठीक है। और जो मोटिलिटी है, जो उसकी एक्टिवली जो मोटाइल होते हैं, तुम चलते फिरते हैं, हमारे सीमेन माइक्रोस्कोप हम लोग देखते हैं, तो वो जो है मोटिलिटी भी है, वो यहीं से उसको मिलती है मोटिलिटी भी, ठीक है, हमारे इपिडिडाइमस से। देन हम लोग आगे चलते हैं। सेमाइनल वेसिकल जो हमारी एक ग्लैंड होती है, ये सेमाइनल वेसिकल हमारी फ्रक्टोज का प्रोडक्शन करती है, ठीक है। अभी यहाँ पे ये ध्यान रखना है ना कि सेमाइनल वेसिकल जो हमारी है ये फ्रक्टोज का प्रोडक्शन करती है। और फ्रक्टोज जो है एक प्रकार की शुगर है, जैसे कि हम लोग जो ग्लूकोज लेते हैं अपने एनर्जी के लिए, वैसे ही जो स्पर्म में जो स्पर्म पाए जाते हैं वो अपनी एनर्जी के लिए फ्रक्टोज का यूज करते हैं, ठीक है। फ्रक्टोज भी एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है, और हम लोग जो शुगर यूज करते हैं वो एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है। तो हमारे क्या है, सेमाइनल वेसिकल जो हमारी ग्लैंड है वो लगभग वो हमारे फ्रक्टोज का प्रोडक्शन करती है। और फ्रक्टोज और जो फ्लूइड, फ्रक्टोज के साथ जो फ्लूइड निकालती है सेमाइनल वेसिकल, वो लगभग हमारे सीमेन का 60% पार्ट बनाता है। मतलब जो सीमेन जो हम लोग देखते हैं उसका जो 60% पार्ट है वो सेमाइनल वेसिकल जो हमारी ग्लैंड है वो बनाती है, ठीक है। कैसी दिखती है, कहाँ पाई जाती है, हम लोग अभी डायग्राम में देखेंगे, ठीक है। अभी हम लोग सब एक सीक्वेंस समझ लें, बेसिक आइडिया हम लोग देख लें, फिर उसके बाद हम लोग उसको डायग्राम में देखेंगे, ठीक है। तो फ्रक्टोज का प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, जो कि एनर्जी सोर्स है, किसका एनर्जी सोर्स है? स्पर्म का एनर्जी सोर्स है, और वो सेमाइनल वेसिकल द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे, ठीक है, सेमाइनल वेसिकल की हम लोग बात हो गई, ठीक है। दूसरी हमारी आती है प्रोस्टेट ग्लैंड। तो प्रोस्टेट ग्लैंड जो हमारी होती है वो हमारी क्या करती है कि लगभग 25% हिस्सा बनाती है हमारा सीमेन का। सीमेन का जो 25% हिस्सा है वो हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड हमारी बनाती है। प्रोस्टेट ग्लैंड एक टाइप का एल्कलाइन फ्लूइड निकालती है, एल्कलाइन फ्लूइड जो कि हमारे जो सीमेन है उसको एल्कलाइन नेचर देता है, ठीक है। अब सीमेन को एल्कलाइन नेचर जरूरी क्यों है वो हम आगे में बात करेंगे हम लोग, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग इतना समझे कि प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो एक टाइप का फ्लूइड निकालती है जो कि सीमेन को एल्कलाइन नेचर प्रोवाइड कराते हैं, और साथ में एक एंजाइम निकालती है जिसको बोलते हैं पीएसए। पीएसए का मतलब होता है प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, ठीक है। तो प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन निकालती है और एल्कलाइन फ्लूइड निकालती है। एल्कलाइन फ्लूइड में होता है कि जो वेजाइना होती है, ठीक है, फीमेल में, तो वो बहुत ज्यादा एसिडिक नेचर की होती है, वहां बहुत ज्यादा एसिडिक नेचर पाया जाता है ना, पीएच कम होता है उसका। तो जो हमारे जो स्पर्म्स हैं वो वहां पे जाकर के सर्वाइव कर सकें फर्टिलिटी के टाइम पे, तो वो सर्वाइव कर सकें, इसलिए हमको यहाँ पे जो हमारा सीमेन है उसका नेचर जो है थोड़ा एल्कलाइन करना पड़ता है। तो वहां पे एसिडिक, यहाँ पे एल्कलाइन और एसिडिक मिलकर के थोड़ा न्यूट्रल कर देते हैं उस जगह को, तो जिससे कि जो हमारे स्पर्म्स हैं वो वहां पे अच्छे तरीके से सर्वाइव कर पाते हैं। देन तो दूसरा हमारा जो पीएसए जो एंजाइम है, वो पीएसए एंजाइम क्या करता है कि जो
हमारा जो सीमेन होता है वो उसमें थोड़ा सा वो थिक होता है, ठीक है। इस पे स्पर्म जो है वो आपस में चिपके हुए होते हैं, मतलब चिपके हुए एक प्रॉपर प्रोटीन के थ्रू चिपके हुए होते हैं, और प्रोटीन को जो तोड़ने का काम करता है, ठीक है, वो तोड़ने का हमारे यहाँ पीएसए जो है हमारा एंजाइम है वो करता है, और तोड़ कर जैसे कि हमारा जो स्पर्म जो सीमेन हमारा होता है वो शुरू में जो होता है थिक होता है, जो कि प्रॉपर तरीके से कोगुलेस टाइप का हमको दिखाई देता है, जो कि फिर उसके बाद हमारा लगभग 25 से 30 मिनट के बाद हमारा जो है वो थोड़ा सा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, शुरू में। तो जो हमारा थिक से जो लिक्विड में जो कन्वर्ट हो रहा है हमारा सीमेन, तो वो हमारे इस एंजाइम के थ्रू ही होता है। जो पीएसए जो एंजाइम है वो तोड़ता है, उसमें जो प्रोटीन का जो वो लगा हुआ है, जुड़े हुए हैं जिस प्रोटीन के थ्रू हमारे स्पर्म्स, उसको तोड़ने का काम हमारा पीएसए करता है, ठीक है। तो उसको भी हम लोग आगे भी देखेंगे, आगे की स्लाइड्स में वो भी है, ये हम लोग से बेसिक आइडिया ले लेते हैं, ठीक है। तो और तीसरी हमारी जो ठीक है, चौथी जो हमारी ग्लैंड है वो है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। तो इसमें क्या होता है, जो भी लुब्रिकेंट वाला जो पार्ट है जो कि सीमेन में पाया जाता है लुब्रिकेशन के लिए, तो लुब्रिकेंट वाला पार्ट है, फिर जो म्यूकस का जो सिक्रीशन होता है सीमेन के साथ में, तो उसका जो सिक्रीशन है वो हमारे बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड करती है, म्यूकस का सिक्रीशन और लुब्रिकेशन के लिए, ठीक है। म्यूकस और लुब्रिकेशन इसीलिए यहाँ पे बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड हमारी सिक्रीट करती है, क्योंकि जो ये हमारा जो सीमेन है वो एक ही ट्रैक्ट से निकलता है, जिस ट्रैक्ट से यूरिन निकल रही है मेल ऑर्गन्स में, उसी ट्रैक्ट से ही सीमेन भी निकल रहा है। देखो फीमेल्स में अलग एरिया होता है, ठीक है, लेकिन यूरिनरी ट्रैक्ट का एरिया अलग होता है, और जो हमारी इनफर्टिलिटी वाले एरिया अलग रहता है फीमेल्स में। लेकिन जो मेल्स होते हैं उनमें जो है सीमेन प्रोडक्शन का, सीमेन निकलने का या फिर हमारा जो है यूरिन का, दोनों का एरिया एक ही रहता है। इसलिए हम लोग यहाँ पे बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड जो रहती है वो कुछ लुब्रिकेशन या फिर म्यूकस सिक्रीशन करके उस जो हमारे जो यूरिन है उसका जो पीएच नेचर है, या फिर जो यूरिन का जो वहाँ पे दिक्कत हो सकती है, तो उसको न्यूट्रलाइज करता है हमारा जो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है अपने लुब्रिकेंट्स और म्यूकस सिक्रीशन के थ्रू, ठीक है। अब हम लोग इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, जो हम लोग सारी ग्लैंड्स पढ़ी हैं, इन ग्लैंड्स को हम लोग एक सीक्वेंस में समझ लेते हैं, ठीक है। ठीक है, तो देखो टेस्टिस हमारी हैं, 2 टेस्टिस पाई जाती हैं, ठीक है। तो इस टेस्टिस में जो है हमने जैसे अभी पढ़ा था सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स मतलब बहुत, जैसे हम लोग जब मैगी देखी होगा ना, हम लोग ने ऐसी मैगी की तरह गुथी हुई होती हैं, मतलब आपस में बहुत सारी, ठीक है। तो जब अगली बार मैगी देखेंगे तो याद आ जाएगी हम लोग को सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है। तो मैगी की तरह पूरी हम लोग की टेस्टिस में अंदर यहाँ पे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं, और इन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में हमारे यहाँ पे स्पर्म्स का प्रोडक्शन होता है। देखो ऐसी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, जैसे कि मैं यहाँ पे कैसे बता सकता हूँ, एक अच्छा कुछ लिया होंगे मैंने यहाँ पे, कुछ भी नहीं है मेरे पास, एक ट्यूब वगैरह होती तो उससे हम लोग बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर पाते। चलिए अगर हम लोग इसको मान लेते हैं कि कब गंदा दिख रहा है, ठीक है, तो हम लोग इसको मान लेते हैं एक ट्यूब है, ठीक है। तो ट्यूब जो है इसके चारों तरफ क्या है, सेल्स पाई जाती हैं, ठीक है, हमारी इंटरस्टिशियल सेल्स। तो जो सेल्स जो होती हैं चारों तरफ, जो हमारे ट्यूब्स मतलब गोल ट्यूब है, उसके अंदर चारों तरफ सेल्स हैं, और वो चारों तरफ जो सेल्स हैं वो सेल्स हमारी कंटिन्यू स्पर्म बनाती रहती हैं, ठीक है। और स्पर्म बना करके जो ट्यूब है उस ट्यूब में छोड़ती जाती है, ट्यूब का पूरा कनेक्शन रहता है, और पूरी ट्यूब कनेक्टेड रहती है, मतलब पूरी ट्यूब कनेक्ट रहती है, और वो जा करके पूरे स्पर्म जो है इपिडिडाइमस में हमारे स्टोर हो जाते हैं। जैसे कि इस पूरी टेस्टिस में ट्यूब है, और ट्यूब के बीच वाला जो पार्ट है वहां पे स्पर्म आते हैं, और ट्यूब के चारों तरफ जो है स्पर्म बनाए जाते हैं। तो इसको हम लोग जब एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम जब पढ़ेंगे तो फिर हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम लोग बेसिक जो हमको यहाँ पे टेस्ट के लिए जरूरी है उसको हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि जो ट्यूब्यूल्स होती हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, यहाँ पे क्या है, स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, और फिर यही स्पर्म निकल करके हमारे आते हैं इपिडिडाइमस में। जो इपिडिडाइमस जो हमारा है, इस इपिडिडाइमस में आते हैं, इपिडिडाइमस कनेक्टेड रहता है टेस्टिस से, और इपिडिडाइमस में आकर के स्टोर होते हैं स्पर्म, ठीक है, और यहाँ पे मैच्योर होते हैं स्पर्म, और यहाँ पे उसको थोड़ा सी मोटिलिटी प्रोवाइड होती है, और फिर इपिडिडाइमस से ये फ्लो करते हुए, मतलब इपिडिडाइमस से थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर लेते हैं, यहाँ से ऐसे होते हुए एक डक्ट होती है, हम लोग उसको बास्ट डिफरेंट डक्ट बोलते हैं, ये बास्ट डिफरेंट है ना। तो ये बास्ट डिफरेंट डक्ट से ऐसे होते हुए फिर हमारे आगे बढ़ते हैं हमारे जो स्पर्म्स जो हमारे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे अभी तक उसमें स्पर्म जो है वो फ्लूइड के कांटेक्ट में नहीं आए, कोई भी फ्लूइड, जो कि हमारा लगभग 90% हिस्सा जो है फ्लूइड ही होता है हमारे सीमेन में। तो अभी भी कोई फ्लूइड के कांटेक्ट में अभी स्पर्म हमारे नहीं आए हैं। हमारे स्पर्म क्या है, टेस्टिस से बने हैं, इपिडिडाइमस से होते हुए यहाँ पे वास्ट डिफरेंट डक्ट से होते हुए हमारे यहाँ पे आए हैं, ठीक है। अब हमारी जो
सेमाइनल वेसिकल जो ग्लैंड है, यहाँ तो सेमाइनल वेसिकल ग्लैंड है, 2 ग्लैंड पाई जाती है सेमाइनल वेसिकल, है ना। अब इस सेमाइनल वेसिकल ग्लैंड जो हमारे स्पर्म्स आए हुए हैं यहाँ पे, वो सेमाइनल वेसिकल ग्लैंड उसमें अपना जो है सेमाइनल वेसिकल फ्लूइड निकालेगी। सेमाइनल वेसिकल फ्लूइड में क्या होता है, ठीक है, तो ग्लैंड्स को हम लोग समझ लेते हैं। सेमाइनल वेसिकल जो है वो 60% हिस्सा बना रही है हमारे सीमेन का। देन हमारे प्रोस्टेट ग्लैंड जो है 25% हिस्सा बनाती है सीमेन का। और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो होती है वो क्या करती है, थिक म्यूकस और लुब्रिकेंट जो हमारा होता है वो प्रोड्यूस करती है। तो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड कहाँ होती है, यहाँ पे 2 ग्लैंड होती है ना, यहाँ देखो बल्बो यूरेथ्रल, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग गलत इन्हें डायग्राम में है, बल्डो लिख दिया यहाँ पे ना, जो कि बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड से है ना। तो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो होती हैं वो हमारी क्या करती हैं कि सीमेन के साथ में हमारा जो है म्यूकस और कुछ लुब्रिकेंट निकालती है, जिससे कि हमारा जो है पीएच यहाँ पे जो है, जो हमारी ट्यूब है, देखो यहाँ पे जो यूरिनरी ब्लैडर हमारा है, यूरिनरी ब्लैडर है, यहाँ से यूरिन आती है। तो यूरिन आने का भी एक ही पार्ट है, यूरेथ्रा जो है पार्ट है हमारे यूरिन आने का। और यूरेथ्रा के साथ में भी यहाँ पे हमारा जब एक टाइम पे यूरेथ्रा से हम यहाँ से हमारा क्या है, जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है वो कंट्रोल करती है कि कब हमारा सीमेन आना है और कब हमारा क्या है यूरिन आनी है। तो जब यूरिन आ रही होती है तो यूरिन यहाँ से निकल जाती है। देन यहाँ पे जब यूरिन की डक्ट को क्लोज करके या फिर यूरिन ना निकाल करके यहाँ पे जब सीमेन जब यहाँ से निकलता है हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड के से यहाँ पे आगे से, तो फिर यहाँ पे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड इसको न्यूट्रलाइज करती है उस एरिया को, जिससे कि यहाँ पे हमारा जो है सीमेन जो है प्रॉपर तरीके से निकल सके। तो हम लोगों ने देखा कि कैसे बनता है सीमेन और कैसे यहाँ से फ्लो करते हुए कौन कौन से ग्लैंड से कौन कौन से फ्लूइड्स निकलते हैं, उन फ्लूइड्स में कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं उसकी बात कर ली हम लोगों ने यहाँ पे, ठीक है। देन हमारे यहाँ पे जो है यूरेथ्रा से होते हुए हमारा जो सीमेन जो है वो एजोकुलेट हो जाता है बाहर की तरफ, ठीक है, एक्सटर्नल जेनिटलिया के थ्रू। तो हमने एक फॉर्मेशन देखा कि कैसे ये सीमेन का जो है फॉर्मेशन होता है, कौन कौन से ग्लैंड्स यहाँ पे इसमें इन्वॉल्व होती हैं और कौन सी ग्लैंड्स कौन सा फ्लूइड या फिर कौन सा एंजाइम निकाल रही हैं, उन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने बात करी। तो फॉर्मेशन ऑफ सीएसएफ हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म देख लेते हैं, स्पर्म का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो देखो स्पर्म जो है बहुत ही हाईली स्पेशलाइज्ड मेल गैमेट है, मतलब कि हाईली स्पेशलाइज्ड मेल गैमेट का मतलब होता है ऐसा मेल गैमेट जो कि बहुत अलग अलग पार्ट से मिलकर बना है और हर एक अलग अलग पार्ट उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे फर्टिलाइजेशन में, ठीक है। तो एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो इसमें 3 पार्ट मेन है, एक हेड हमारा है, दूसरा हमारा मिडल पार्ट है और तीसरा हमारा टेल पार्ट है। हेड जो हमारा है इसमें जेनेटिक मटेरियल स्टोर होता है, जिसको हम लोग न्यूक्लियस के अंदर जो हमारा स्टोर रहता है, क्रोमोसोम रहते हैं यहाँ पे 23 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं हमारे। देन यहाँ पे एक्रोसोम का एक एंजाइमेटिक लेयर होती है जो कि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन में हेल्प करती है जब एग से कॉन्टेक्ट में आता है। देन नेक है, नेक के बाद हमारा है मिडिल वाला ही एरिया जहाँ पे हमारे यहाँ पे माइट्रोकॉन्ड्रियास रहते हैं बहुत सारे, जो कि कंटिन्यूअस एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं हमारे इसको स्पर्म को मोटिलिटी के लिए, ठीक है, फ्रक्टोज का यूज करके। देन टेल वाले एरिया है, यह है मूवमेंट वाला एरिया जो कि मूव करता है, ठीक है, गोल गोल वैसे से मूव करता है जिससे कि स्पर्म चलता है हमारा, है ना। तो इसको मूवमेंट के लिए हमारे यहाँ टेल वाला एरिया है जिसको एनर्जी हमारे माइट्रोकॉन्ड्रिया देते हैं फ्रक्टोज का यूज करके। और यहाँ पे हमारे क्या है न्यूक्लियस मटेरियल हो गया, यहाँ पे हमारा एक्रोसोम हो गया, इनके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ लेते हैं। तो देखो हेड वाला जो हमारा एरिया है ओवल शेप का होता है। देन यहाँ पे हमारे न्यूक्लियस होता है हमारे, जिसमें कि हैप्लॉइड्स डीएनए होते हैं। हैप्लॉइड डीएनए का मतलब होता है कि एक टाइप का डीएनए मतलब समझते आता हूँ। देखो न्यूक्लियस है, इसमें हैप्लॉइड डीएनए है। हैप्लॉइड डीएनए का मतलब होता है एक डीएनए, जो कि जैसे फीमेल जो होती है उसके एग में भी हैप्लॉइड डीएनए पाया जाता है और जो स्पर्म होते हैं इसमें भी हैप्लॉइड डीएनए पाया जाता है। और दोनों जब हैप्लॉइड मिलते हैं, जब यहाँ पे दोनों गैमेट जब मिलते हैं मेल फीमेल गैमेट, तो फिर जायगोट का फॉर्मेशन होता है। जायगोट जो होता है वो डिप्लॉइड होता है, मतलब उसमें 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। जैसे कि हमारी बॉडी में जितनी भी टाइप की सेल्स होती हैं, जहाँ पूरी बॉडी में सब जो है डिप्लॉइड होती हैं, मतलब उसमें 46 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं हमारे, है ना, 46 क्रोमोसोम होते हैं एक्चुअली, है ना। तो 46 क्रोमोसोम हमारे बॉडी के हर एक सेल में होते हैं, सिर्फ हमारे स्पर्म को छोड़ करके या फिर हमारे ओवम को छोड़ करके। तो ओवम और स्पर्म में हमारे 23 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, ठीक है, इसलिए इसको हैप्लॉइड बोल रहे हैं, मतलब सिर्फ एक टाइप की सेल्स, एक टाइप के क्रोमोसोम है और हमारा जो एग जो है वो भी हैप्लॉइड होता है। हेड को कवर करके यहाँ पे हमारा एक्रोसोम रखता है और एक्रोसोम्स में हमारे एंजाइम्स पाए जाते हैं। ये एंजाइम्स क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं। हमारे एंजाइम्स में हमारे 2 टाइप के एंजाइम पाए जाते हैं, एक हमारे पाया जाता है एक्रोसिन और दूसरा पाया जाता है यहाँ पर हाइलोरोनाइडेज। हाइलोरोनाइडेज जो हमारा होता है, ये दोनों एंजाइम्स हमारे यहाँ पे काम करते हैं फर्टिलाइजेशन के टाइम पे, ठीक है, जो कि यहाँ पे एक्रोसोम में प्रेजेंट रहते हैं और ओवम के पेनिट्रेशन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं हमारे। तो हमने हेड वाला एरिया देख लिया। मिडिल पीस की बात कर लेते हैं। जो मिड वाला एरिया जो हमारा है,
इसमें बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रियास रहते हैं जो कि यहाँ पे एटीपी प्रोडक्शन करते हैं कंटिन्यूअसली, ठीक है। और यही जो है एनर्जी सप्लाई का काम करता है हमारे स्पर्म की मोटिलिटी के लिए। मतलब यहाँ पे जो फ्रक्टोज का यूज करेगी हमारी जो है स्पर्म के माइटोकॉन्ड्रिया, और यहाँ पे क्या करेंगे एटीपीज का प्रोडक्शन करेंगे, और एटीपीज जो रहते हैं वो टेल में जाकर के यहाँ पे हमारे जो टेल को एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि हमारी जो टेल है वो मूवमेंट करेगी। तो ये हमारा मिडिल वाला एरिया हो गया। देन हम लोग टेल वाले एरिया की बात कर लेते हैं। लॉन्ग पाइप लाइक स्ट्रक्चर हमारा होता है जो कि यहाँ पे हमको मूवमेंट प्रोवाइड कराता है। तो हम लोगों ने देख लिया कि कैसा एक स्पर्म का स्ट्रक्चर होता है, कौन कौन से उसको पार्ट में डिवाइड किया जाता है, कहाँ उसमें डीएनए होता है, कहाँ माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और कहाँ उसमें जो कौन सा उसका मूवमेंट करने वाला पार्ट होता है, ठीक है। तो इसको हम लोगों ने एक बार देख लिया। और अगर से इसका स्ट्रक्चर गड़बड़ हो जाए, मतलब कि हेड जो है वो ओवल शेप की जहाँ राउंड हो जाए, या फिर टेल जो है 2 टेल हो जाए, है ना, या फिर जो नेक जो है बेंड हो जाए, तो ऐसे एबनॉर्मल स्ट्रक्चर बनते हैं हमारे स्पर्म्स के। एबनॉर्मल स्पर्म्स भी पाए जाते हैं, लेकिन एबनॉर्मल स्पर्म जो है बहुत ज़्यादा नहीं पाए जानी चाहिए, या फिर सिर्फ एबनॉर्मल स्पर्म बस नहीं होने चाहिए, नॉर्मल स्पर्म भी होने चाहिए साथ में, तब कहीं जाकर के हमारा जो फर्टिलाइजेशन होता है। नहीं तो फिर यहाँ पे दिक्कत हो जाती है। इनका स्ट्रक्चर अभी हम लोग आगे देखने वाले हैं। चलो आगे चलते हैं। हम लोग यहाँ पे अब स्पेसिमेन कलेक्शन की बात कर लेते हैं। तो कैसे हम लोग यहाँ पे लैब में स्पेसिमेन कलेक्शन करेंगे। देखो, अगर हमको रिजल्ट सही चाहिए तो प्रॉपर सैंपल कलेक्शन जरूरी है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि यहाँ पे इफेक्ट कर सकती हैं हमारे रिजल्ट को। जैसे कि तो सबसे पहले पेशेंट का जो इंस्ट्रक्शन होता है वो हमारा है कि 2 से 7 दिन उसको क्या चाहिए, सेक्सुअल एब्सेंस चाहिए है उसको। सेक्सुअल एब्सेंस का मतलब होता है कि 2 दिन के अंदर उसने कोई सेक्सुअल पार्टिसिपेट ना किया हो अपने पार्टनर के साथ में, या फिर 7 दिन से ज्यादा उसका एब्सेंस ना हो गया हो, मतलब स्पर्म जो है वो ना निकला हो उसकी बॉडी से, ठीक है। 2 दिन के अंदर ना निकला हो, या फिर 7 दिन से ज्यादा हो गए हो तो भी हम नहीं लेंगे। मतलब 2 दिन से कम ना हो, 7 दिन से ज्यादा हमारे ना हो। ऐसे में क्या होता है कि 2 दिन से कम होंगे तो हमको प्रॉपर काउंट देखने के लिए नहीं मिलेगा स्पर्म का, और यदि 7 दिन से ज्यादा होंगे तो फिर हमको यहाँ पे क्वांटिटी, या फिर हम लोग के यहाँ पे जो डेड स्पर्म है या फिर जो एबनॉर्मल स्पर्म है उनकी क्वांटिटी भी ज्यादा देखने के लिए मिल सकती है, और सीमेन की क्वांटिटी भी ज्यादा देखने के लिए मिल सकती है, जिससे हम लोग गलत रिपोर्ट इंटरप्रेट कर सकते हैं। देन जो है हमारा जो है सीमेन जो है कलेक्शन वो मेस्टुवेशन मेथड से होना चाहिए। हमारा मेस्टुवेशन मेथड से ही हमारा कलेक्शन चाहिए हमको यहाँ पे ना। कॉन्डोम वगैरह में कलेक्शन नहीं चलेगा, क्योंकि उसमें जो है कॉन्डोम में स्पर्मोसिडाल करके कुछ एंटीजेंस ऐड किए जाते हैं जो कि स्पर्म को मार देते हैं ना। तो स्पर्मसिडाल्स जो कुछ केमिकल्स होते हैं जो कि उसमें ऐड किए जाते हैं कॉन्डोम में, तो वो नहीं चलेगा हमारा, है ना, कलेक्शन। हमको यहाँ पे मेस्टुएशन मेथड से ही कलेक्शन चाहिए रहेगा। देन हमारा जो स्टेराइल कंटेनर है वो हमारा वाइड माउथ वाला होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए थोड़ा सा, जिससे कि प्रॉपर उसमें कलेक्शन कर सकें हम लोग, ठीक है। और जितना भी सैंपल निकल रहा है उसको पूरे सैंपल को हमको कलेक्ट करना है। ऐसा नहीं जैसे यूरिन हम लोग बोल रहे थे कि मिड स्ट्रीम यूरिन हमको चाहिए है, पहले की यूरिन को आप अलग कर सकते हैं, देन बीच की यूरिन कलेक्ट करेंगे, देन उसके लास्ट वाली यूरिन हमको फिर अलग कर देनी है। तो यहाँ पे मिड स्ट्रीम जैसा कुछ भी रोल नहीं है, पूरा एंटायर सैंपल हमको चाहिए, क्योंकि हमको सैंपल की क्वांटिटी भी यहाँ मैटर करती है कि सैंपल कितनी क्वांटिटी में निकल रहा है, वो भी हमको यहाँ पे रिपोर्टिंग में मेंशन करना रहता है। देन सैंपल जो है 1 घंटे के अंदर लैब में पहुंचने चाहिए, मतलब कि 1 घंटे के अंदर हमारी लैब के अंदर सैंपल आ जाए, क्योंकि हमको यहाँ पे उसमें उसका जो है और भी चीजें उसमें देखनी पड़ती है कि 1 घंटे के अंदर वो लिक्विफाई कितनी देर में हो रहा है, तो वो सब चीजें भी यहाँ पे मैटर करती हैं हमारी, इसलिए हमको 1 घंटे के अंदर लैब में सैंपल चाहिए रहता है। और सैंपल का जो टेम्परेचर है वो हमको 37 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करके रखना पड़ता है, जिससे कि यहाँ पे स्पर्म्स को कोई दिक्कत ना हो, है ना हमारी। आगे चलते क्या क्या चीज हमको अवॉइड करनी है। तो कॉन्डम कलेक्शन हमको अवॉइड करना है, क्योंकि यहाँ पे स्पर्मोसिडाल, ठीक है, स्पर्मिसिडाल्स एंटीजेंस होते हैं जो कि स्पर्म को मार देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे पार्शियल सैंपल लॉस नहीं चाहिए, मतलब आधा सैंपल गिर गया आधा सैंपल कलेक्ट किया, तो वैसा भी हमको नहीं चाहिए, वो भी अवॉइड करना है। और डिले ट्रांसपोर्ट अगर हो रहा है सैंपल का, मतलब कलेक्ट हमने कहीं कर लिया है और उसको 2-3 घंटे बाद लैब में भेज रहे हैं, तो वो भी नहीं चलेगा। तो पेशेंट के क्या इंस्ट्रक्शन है, हमको क्या चीजें ध्यान रखनी है, इन सब चीजों के बारे में हमको पता होना चाहिए हम लोग यहाँ पे सैंपल कलेक्शन करते हैं तो, ठीक है। तो सैंपल कलेक्शन की हमारी बात हो गई। अब हम लोग चलते हैं आगे, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन के बारे में। तो फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या है कि हमको कुछ चीजें जो है हम लोगों ने कुछ पैरामीटर्स लिखे हुए कि किस किस पैरामीटर पे हम लोग फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं सीमेन का। पहले तो वॉल्यूम देख लेते हैं, कलर देख लेते हैं, अपीयरेंस कैसी है, और स्मेल ऑडियो कैसी है उसकी, ठीक है। तो हम लोगों ने नॉर्मल फाइंडिंग्स और एबनॉर्मल फाइंडिंग्स, उसके क्या क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है, इस टाइप से पूरा चार्ट बनाया हुआ है, क्योंकि ये बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए हम लोग चार्ट के फॉर्म पे इसको समझ ले रहे हैं। जैसे कि जो वॉल्यूम जो है सीमेन का वो नॉर्मली हमारा 1.5 ml से 6 ml हमारा होता है। 1.5 ml से अगर कम आ रहा है तो मतलब लो वॉल्यूम कहलाएगा वो। और लो वॉल्यूम कब होता है, जहाँ पे हमारा
गोनोडिज्म होता है। हाइपोगोनोडिज्म मतलब होता है कि यहाँ पे जो है हमारे जो है गोनेट्स जो हैं, मतलब टेस्टिस वगैरह जो हैं, वो हमारे प्रॉपर तरीके से यहाँ पे, या फिर जो ग्लैंड्स हैं वो प्रॉपर तरीके से हमारी काम नहीं कर रही हैं, तो यहाँ पे सीमेन का वॉल्यूम जो है हमारा कम हो सकता है। इजैकुलेटरी डक्ट जो है, जो सीमेन को इजेक्ट करने में हेल्प करती है, तो उसमें अगर से कोई दिक्कत है, ठीक है, वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन अगर हो गया है, तो फिर हमको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ पे हमको यहाँ पे कम सैंपल देखने के लिए मिलेगा। देन इनकम्प्लीट कलेक्शन अगर हुआ हो, मतलब आधा सैंपल गिर गया हो और आधा सैंपल हमने कलेक्ट किया हो, तो इन सब कंडीशन से हमको यहाँ पे कम सैंपल का वॉल्यूम देखने के लिए मिल सकता है। ज़्यादा कब देखने के लिए मिल सकता है कि जब प्रोलॉन्ग एब्सेशन हो गया हो, ठीक है, प्रोलॉन्ग एब्सेंस हो गया हो, मतलब बहुत टाइम से उसका सीमेन जो है नहीं निकला है, तो उस कंडीशन पे हमको यहाँ पे ज़्यादा वॉल्यूम देखने के लिए मिल सकता है। फिर इन्फेक्शन हो सकता है उस व्यक्ति को, तो इन्फेक्शन के टाइम पे भी हमको यहाँ पे हाई वॉल्यूम देखने के लिए मिलता है सीमेन का, ठीक है। दूसरी बात कर लेते हैं कलर की, तो कलर जो है नॉर्मली ग्रेइश वाइट होता है। यदि ये कलर येलो हो जाए तो इन्फेक्शन या फिर पस सेल्स की प्रेजेंस में हमको यहाँ पे येलो कलर देखने के लिए मिलता है। देन ये रेडिश कलर या फिर ब्राउनिश कलर दिखाई दे रहा है, तो हेमेटोस्पर्मिया या फिर आरबीसी प्रेजेंट हो सकती है हमारे सीमेन में, तो हमको यहाँ पे रेड या ब्राउन कलर देखने के लिए मिल सकता है। अपीयरेंस की बात करें तो ओपेक होता है, मतलब जैसे हम लोग यूरिन की बात करते हैं ना, क्लियर होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए, तो यहाँ पे सीमेन जो है वो साफ या फिर क्लियर नहीं होता है, ओपेक होता है थोड़ा सा ना, उसके आर पार देखना मुश्किल होता है, इसलिए हम लोग ओपेक उसको बोलते हैं। ओपेक होता है और स्लाइडली हमारा टर्बिड होता है, इसकी नॉर्मल अपीयरेंस है। यानी ये वाटरी हो जाए या फिर ट्रांसपेरेंट हो जाए, मतलब इसके आर पार हम देख सकें, फिर वाटरी हो जाए हमारा, तो फिर हो सकता है लो स्पर्म कंसंट्रेशन के कारण या फिर ओलिगो जूस्पर्मिया के कारण यहाँ पे ऐसा हो सकता है। देन एक्सेसिव थिक अगर हो जाए, मतलब जितना थिक होना चाहिए उससे ज़्यादा अगर से थिक हो जाए, तो हो सकता है उसकी विस्कोसिटी इंक्रीज हो गई, तो विस्कोसिटी इंक्रीज होने के कारण भी यहाँ पे हमको एक्सेसिव थिक देखने के लिए मिलता है सीमेन, ठीक है। ऑडियोर की बात कर लेते हैं, तो जो है सेमाइनल ऑडियोर यहाँ पे आती है। सेमाइनल ऑडियोर जो सेमाइनल ट्यूब्स होती हैं, उसमें जो जैसी स्मेल उनकी होती है, वो सेमाइनल ऑडियोर, मतलब सीमेन की जो नॉर्मल ऑडियोर होती है उसको सेमाइनल ऑडियोर हम लोग बोलते हैं, ठीक है, सीमेन के ऑडियोर। लेकिन यही अगर थोड़ी सी गंदी या फिर फाउली स्मेल आने लगे हमारे सीमेन से, तो फिर हो सकता है उसको व्यक्ति को इन्फेक्शन हो गया हो, पसल्स वगैरह उसकी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बन रही हो, ठीक है, या फिर कोई भी ऑडियोर ना आए, मतलब नो स्मेल अगर वाला अगर से सीमेन है, तो पॉसिबल है कि उसको जो है ग्लैंड डिस्टर्ब हो गए हो, है ना, ग्लैंड डिसफंक्शन हो गया हो उसको, जो ग्लैंड जो है प्रॉपर तरीके से काम न कर रही हूँ, जो ग्लैंड सामने पड़ी हुई थी। तो हमने चार तरीके से इसको देखा कि वॉल्यूम कम ज़्यादा हो सकता है, कलर हो सकता है अलग, अपीयरेंस अलग हो सकती है, फिर ऑडियोर जो है वो हो सकती है नॉर्मल या फिर एबनॉर्मल। तो इसके बेस पे हम लोग यहाँ पे करेक्टराइज किया क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, देखिए किस कारण से ये चीज़ें हो सकती हैं। तो फिजिकल एग्जामिनेशन हमारा हो गया। अब हम लिक्विफिकेशन और विस्कोसिटी की बात कर लेते हैं। देखो, जैसे कि अपन ने थोड़ी देर पहले भी देखा था कि जो सीमेन जो है नॉर्मली जो है 15 से 30 मिनट में हमारा जो है लिक्विफाई होता है, ठीक है। नॉर्मल हमारा टाइम जो है 15 से 30 मिनट है। यदि डिले हो रहा है लिक्विफाई होने में पहले मतलब थोड़ा थिक रहता है, फिर देन लिक्विफाई होता है वो हमारा, है ना। तो 15 से 30 मिनट के बाद हमारा लिक्विफाई हो जाता है। और डिले लिक्विफिकेशन हो रहा है तो प्रोस्टेट एंजाइम की डेफिशिएंसी के कारण डिले लिक्विफाई हमारा होता है सीमेन। तो एक बार इस प्रोसेस को हम समझ लेते हैं। जैसे कि हमारा जो स्पर्म्स है वो सीमेनोजेलेंस एक्चुअली हमारे जो प्रोटीन्स होते हैं, सीमेनोजेलेंस नाम के प्रोटीन्स पाए जाते हैं। इन प्रोटीन्स जो हमारा है एक स्ट्रक्चर होता है, इस प्रोटीन से हमारे जो है सीमेनोजेलेंस प्रोटीन से स्पर्म जो है जुड़े हुए होते हैं। तो जो पीएसए है, जो कि हमारा प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन जो हमारे हैं, जो कि हमारे प्रोस्टेट ग्लैंड से निकाले जाते हैं, वो एंटीजन्स क्या करते हैं, इस प्रोटीन को, ठीक है, सीमेनोजेलिन प्रोटीन को तोड़ते हैं। और सीमेनोजेलिन प्रोटीन को तोड़ने का काम जो है 15 से 30 मिनट में वो कर पाते हैं। तो जब वो तोड़ देते हैं तो हमारे जो है स्पर्म जो है फ्री हो जाते हैं हमारे, ठीक है। तो जो ये लिक्विफिकेशन टाइम है यही हमारा पीएसए ही डिसाइड कर रहा है। और लिक्विफिकेशन टाइम हमारा एक्स्ट्रा होता है तो क्या है, प्रोस्टेट एंजाइम डेफिशिएंसी के कारण लिक्विफिकेशन टाइम हमारा जो है वो डिले हो सकता है। तो हम लोग बात कर लेते हैं विस्कोसिटी की। तो विस्कोसिटी जो हमारी होती है वो हम लोग देखते हैं, एक ड्रॉपर हम लोग यूज करते हैं, और ड्रॉपर से हम लोग यहाँ पे थ्रेड बना करके देखते हैं कि सीमेन में थोड़ा सा ड्रॉपर सीमेन में भरेंगे और उसको थोड़ा सा थ्रेड बनाएंगे उसकी। तो थ्रेड जो हमारे हैं वो 2 सेंटीमीटर से ज्यादा के नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो अगर 2 सेंटीमीटर तक के थ्रेड बन रहे हैं तो नॉर्मल है, सीमेन में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यही जो हमारा अगर थ्रेड जो है वो 2 सेंटीमीटर से ज्यादा के बनने लगे तो फिर मतलब उसकी विस्कोसिटी जो है बढ़ी हुई है, और बढ़ी हुई विस्कोसिटी हमारी स्पर्म की मोटिलिटी को अफेक्ट कर सकती है। मतलब कि जो है विस्कोसिटी कब बढ़ जाती है, जब हमारे यहाँ पे जो हमारे प्रोस्टेट जो एंजाइम्स हैं वो प्रॉपर तरीके से काम ना करें, प्रॉपर सेमाइनोजेलिन जो हमारा प्रोटीन है उसको तोड़ ना पाए,
तो तब हमारी जो है विस्कोसिटी हमारी जो है इंक्रीज हो जाती है, और वो जो हमारे इफेक्ट करती है मोटिलिटी को, मतलब कि स्पर्म्स जो चलते फिरते हैं हमारे, जो मोटाइल होते हैं, उनकी मोटिलिटी को क्या करती है, इफेक्ट करती है हमारी। तो हमने बात कर ली लिक्विफिकेशन और विस्कोसिटी की। अब हम बात कर लेते हैं पीएच के बारे में। तो जो हमारा नॉर्मल जो सीमेन होता है उसका पीएच हल्का सा एल्कलाइन होता है। क्यों एल्कलाइन होता है इसके बारे में हम लोगों ने बात कर ली है अभी थोड़ी देर पहले। तो पीएच जो है सीमेन का जो पीएच जो है वो हल्का सा एल्कलाइन होता है, 7.2 से 8.0 हमारा होता है, ठीक है। और इसका डिटेक्शन कैसे करते हैं, तो हम लोग यहाँ पे पीएच स्ट्रिप का यूज कर सकते हैं। नॉर्मल जैसे हम यूरिन में हम लोग ने पीएच स्ट्रिप यूज की हुई थी, वैसे ही हम लोग यहाँ पे पीएच स्ट्रिप का यूज करके और उसका कलर मैच करके हम लोग बता सकते हैं कि जो सीमेन है वो थोड़ा सा उसका नेचर कैसा है, एल्कलाइन है कि कहीं एसिडिक तो नहीं हो रहा है। यदि सीमेन जो है वो उसका पीएच 7.2 से कम होने लगे, तो 7.2 लास्ट रेंज है हमारी, 7.2 से 8.0 है, तो 7.2 से अगर कम होने लगे तो सेमाइनल वेसिकल जो हमारी हमने जो पढ़ा हुआ था ग्लैंड, वहां पे ब्लॉकेज हो सकता है, क्योंकि वही जो है हमारा एल्कलाइन नेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल है हमारे सीमेन के। अगर उसमें ब्लॉकेज हो जाएगा तो फिर जो है हमारा सीमेन जो है एसिडिक नेचर का होने लगेगा। देन यदि हमारा जो है 8.0 से, मतलब एल्कलाइन जो है उससे 8.0 से और ज़्यादा पीएच अगर बढ़ने लगे हमारा, तो हो सकता है इन्फेक्शन के कारण हमारा जो है पीएच जो है बढ़ रहा हो, ठीक है। एल्कलाइन क्यों जरूरी है, एल्कलाइन इसलिए जरूरी है क्योंकि जो वेजाइना जो होती है वो एसिडिक होती है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग यहाँ पे एल्कलाइन पीएच हमारे जो है सीमेन का होता है, जिससे कि जो स्पर्म है प्रॉपर तरीके से यहाँ पे सर्वाइव कर सकें। एक बार देख लेते हैं कैसा होता है। देखो जब सीमेन रिलीज होता है, एजुकुलेट होता है, तो उसका पीएच जो हमारा है 7.2 से 7.4 या फिर हम लोग 8.0 बोल सकते हैं, इतना होता है। वेजाइना का जो पीएच है वो 4.3 होता है। जैसे जब हम लोग के जो सीमेन अंदर जाता है वेजाइना के, तो वहां पे उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, मतलब एसिडिक पीएच और एल्कलाइन पीएच, जिससे कि हमारे जो स्पर्म्स हैं वो सर्वाइव कर पाए। फिर भी थोड़ा सा एसिडिक रह जाता है, क्योंकि जो स्पर्म है जो कि सही नहीं है वो सर्वाइव ना कर पाए, वो मर जाए। जो है हेल्दी स्पर्म है वही सर्वाइव कर पाए, इसलिए भी यहाँ पे वेजाइना का जो पीएच थोड़ा सा है एसिडिक होता है। और साथ में वहाँ बैक्टीरिया का इन्फेक्शन ना हो, इसलिए भी वेजाइना का पीएच जो है थोड़ा सा एसिडिक हमारा होता है। देन हमारे स्पर्म जो है यहाँ पे यूट्रस तक हमारे सर्वाइव करते हैं और आगे जाते हैं, वहाँ पे जाकर फर्टिलाइजेशन करते हैं। तो ये थोड़ा सा हम लोगों ने देखा पीएच के बारे में। हम लोग आगे बात करते हैं केमिकल एग्जामिनेशन के बारे में। तो जो भी ग्लैंड्स से जो केमिकल्स निकल रहे हैं उन्हीं का हम लोग यहाँ पे एवोल्यूशन करेंगे, और हम लोग देखेंगे एवोल्यूट करके कि कौन सा केमिकल कितनी है कि नहीं है, कितना है प्रेजेंट है कि एब्सेंट है। जैसे कि मेनली यहाँ पे हम लोग इन 5 टाइप के केमिकल एग्जामिनेशन करते हैं। पहला हमारा होता है फ्रक्टोज, जो कि हमारा एनर्जी देता है स्पर्म्स को। देन हम लोग जिंक और सिट्रिक एसिड, एसिड फॉस्फेटेज और पीएसए, इन सबका पता लगाते हैं लैब में केमिकल एग्जामिनेशन में, और उनका पता लगा करके बता देते हैं कि कहाँ पे दिक्कत है, ठीक है। तो आगे चलते हम लोग यहाँ पे देखते हैं कैसे कैसे टेस्ट करते हैं। तो पहले फ्रक्टोज टेस्ट की हम लोग बात कर लेते हैं। तो फ्रक्टोज जो है वो सेमाइनल वेसिकल ग्लैंड के द्वारा सिक्रेट किया जाता है और स्पर्म के लिए एनर्जी सोर्स का काम करते हैं। तो हम लोग ने पढ़ा हुआ थोड़ी देर पहले, ठीक है। नॉर्मली जो फ्रक्टोज है वो प्रेजेंट होना चाहिए हमारे सीमेन में, तभी तो उसको एनर्जी मिलेगी ना, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ फ्रक्टोज है कि नहीं, प्रेजेंट है कि नहीं, उसके लिए हम लोग यहाँ पे रैपिड फ्रक्टोज किट हमारे पास एक आती है, ठीक है। उसका यूज करके हम बता सकते हैं कि सीमेन में क्या है, कि हमारे फ्रक्टोज है कि नहीं है हमारे, ठीक है। तो कैसे पता लगाएंगे कि हम लोग 2 से 3 ml हम लोग यहाँ पे रीजेंट ले लेंगे। वो रीजेंट पे डिपेंड करता है कि कौन सा हम लोग यहाँ पे किट का यूज कर रहे हैं। रीजेंट ले लेंगे, उस रीजेंट में हमारे यहाँ पे रेसोरसिनोल जो रीजेंट्स होता है वो रीजेंट होता है, साथ में HCl उसमें मिला हुआ होता है। तो इन दोनों रीजेंट का कॉम्बिनेशन यहाँ पे रहता है, और इस पे हम लोग जब सीमेन ऐड करते हैं, तो सीमेन जब ऐड करते हैं और उसको हीट करते हैं जब हम लोग, तो हीट करने के बाद हमको यहाँ पे ऐसे चेरी रेड कलर दिखाई देता है। यदि फ्रक्टोज मौजूद है उसके सीमेन में तो ऐसे हमको चेरी रेड कलर दिखाई देगा, और नहीं है तो हमको कोई कलर ऐसे चेंज नहीं दिखाई देगा। फ्रक्टोज नेगेटिव है तो हमको यहाँ से यहाँ पे कलर लेस टाइप का, फिर नो कलर चेंज हमको यहाँ पे दिखाई देगा, तो हम बोल देंगे फ्रक्टोज नेगेटिव है। क्या किया, रीजेंट के साथ हम लोगों ने सीमेन को ऐड किया, उसको हीट किया, हीट करने पे कलर आया तो मतलब फ्रक्टोज पॉजिटिव है, नहीं आया तो हमारा फ्रक्टोज नेगेटिव है। फ्रक्टोज कब अब्सेंस हो सकता है, तो सेमाइनल वेसिकल जो हमारी ग्लैंड है वो उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, कुछ वहाँ पे रुकावट आ जाए तो हो सकता है। एजुकुलेशन डक्ट ब्लॉक हो जाए हमारी, या फिर यह हो सकता है कि को जेनाइटल एब्सेंस ऑफ वेज डिफरेंट। तो जो हमारी वेज डिफरेंट डक्ट है वहाँ पे को जेनाइटल एब्सेंस हो सकती है उसकी, मतलब कि जेनेटिकली यहाँ पे दिक्कत हो सकती है, जिसके कारण यहाँ पे हमको देखने के लिए मिल रहा है फ्रक्टोज का एब्सेंस हमारे सीमेन में।
तो हमने बात करी कि फ्रक्टोज कैसे टेस्ट करते हैं, कैसे इसका कलर इंडिकेशन देखते हैं, और कौन सी हम लोग यहाँ पे किट यूज करते हैं फ्रक्टोज के लिए। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रोस्टेट स्पेसिफिक मार्कर्स की। तो इससे हम लोग सारे मार्कर्स के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है, एक एक करके। देखो सबसे पहले जिंक जो होता है प्रोस्टेट ग्लैंड से सिक्रेट होता है, और ये सारे जो हमने यहाँ पढ़ा है सारे प्रोस्टेट ग्लैंड से ही सिक्रेट होते हैं, है ना। इसलिए हम सबको एक साथ पढ़ ले रहे हैं, क्योंकि अलग अलग पढ़ेंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, वीडियो वैसे ही बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है हमारी, 1 घंटे की रोज हो जाती है। तो जिंक जो है वो प्रोस्टेट ग्लैंड से ही सिक्रेट किया जाता है। इसका फंक्शन क्या है कि जो स्पर्म जो है उसको स्टेबलाइजेशन करना, उसको एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी प्रोवाइड कराना, जिससे कि उसमें बैक्टीरिया का इन्फेक्शन ना हो और स्टेबलाइज रहे हमारे। तो जिंक जो हमारा हो गया कि स्पर्म के स्टेबलाइजेशन और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी प्रोवाइड कराने का काम करता है, ठीक है। यदि जिंक का लेवल कम हो जाए तो प्रोस्टेट प्रॉपर तरीके से काम न कर रहा हो, फिर इन्फेक्शन होने के कारण हमारा जिंक जो है वो लोड हमारा, फिर जिंक का जो है हमारा कंसंट्रेशन कम हो जाता है सीमेन में। देन सिट्रिक एसिड की बात करें, सिट्रिक एसिड भी हमारा प्रोस्टेट से रिलीज होता है, ठीक है। और जो सीमेन होता है इसकी लिक्विफिकेशन में हेल्प करता है, देखो पीएसए करता है और साथ में सिट्रिक एसिड भी हमारा रोल प्ले करता है। एक्चुअली तीनों करते हैं, सिट्रिक एसिड, एसिड फॉस्फेटेज और पीएसए। मेन पीएसए है, लेकिन हमारे तीनों रोल थोड़ा थोड़ा प्ले करते हैं उसको लिक्विफाई करने में। तो यदि सिट्रिक एसिड की कमी हो जाए तो सीमेन लिक्विफिकेशन में दिक्कत जाएगी, और जो मोटिलिटी होती है उसको सपोर्ट करने का हमारा सिट्रिक एसिड करता है, ठीक है। इसका लो लेवल कम हो जाता है प्रोस्टेट डिसऑर्डर्स के कारण, सब प्रोस्टेट डिसफंक्शन के कारण सब रिलेटेड, सब एक दूसरे से रिलेटेड ही है। हम लोग यहाँ फिर भी अलग अलग पढ़ ले रहे हैं करके। एसिड फॉस्फेटेज में क्या होता है, जो प्रोस्टेट एंजाइम है ये भी, ठीक है, जैसे कि पीएसए एंजाइम है वैसे यहाँ पे एसिड फॉस्फेटेज भी एक एंजाइम है जो कि प्रोस्टेट ग्लैंड हमारी निकालती है, ठीक है। और लिक्विफिकेशन में भी ये भी हमारा हेल्प करता है। डिक्रीज अगर हो जाता है तो हमारा क्या है, जो है लिक्विफिकेशन जो है वो डिले हो जाता है हमारा, ठीक है। इसमें भी डिले लिक्विफिकेशन हो रहा है, इसमें भी डिले हो रहा है, और इसमें भी हमारा डिले हो जाएगा लिक्विफिकेशन। प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंजाइम की हमारी बात कर ली है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। तो ये भी हमारा पीएसए जो है हमारा वो प्रोस्टेट के जरिए निकाला जाता है, और सीमेन जो हमारा होता है कोगुलम को लिक्विफाई करता है। कोगुलम वही जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, जो हमारा प्रोटीन है उस प्रोटीन को तोड़ करके जो उसको लिक्विफाई करता है, इसलिए हम लोग उसको कोगुलम को लिक्विफाई करना यहाँ पे बोल रहे हैं ना, कोगुलेट जो बना है उसको लिक्विफाई करता है। इसकी डेफिशिएंसी से इंक्रीज हो सकती है विस्कोसिटी इंक्रीज होने से हमारा हो सकता है डिलेड, हमारा लिक्विफिकेशन डिले हो सकता है। तो जिंक, सिट्रिक एसिड, एसिड फॉस्फेटेज और पीएसए के बारे में हम लोगों ने यहाँ बात कर ली, ठीक है। ये सब एंजाइम्स हमारे पाए जाते हैं। अब हम माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन की बात करेंगे, कैसे हम लोग माइक्रोस्कोप में इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। जो हमारा स्पर्म है वो भी एक टाइप की सेल ही है हमारी बॉडी के लिए, ठीक है। तो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि 5-6 चीजें हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि स्पर्म काउंट कितना है। स्पर्म काउंट से हमारा मतलब है कि स्पर्म काउंट नॉर्मली जो हमारा होता है वो 15 मिलियन पर ml हमारा सीमेन होना चाहिए स्पर्म काउंट, ठीक है। यदि उससे कम हो जाए तो फिर दिक्कत है, फिर बहुत ज्यादा हो जाए तो भी दिक्कत वाली बात है। तो स्पर्म काउंट हम लोग चेक करते हैं कितना है। मोटिलिटी चेक करते हैं, ठीक है, जैसे मूव कर रहे हैं हमारे तो मोटिलिटी कितनी है, एक्टिवली मोटाइल कितने हैं, स्लगिश मोटाइल कितने हैं, ठीक है, प्रोग्रेसिव मोटाइल बोलते हैं जिनको हम लोग। तो वो मोटिलिटी चेक करते हैं, कितने स्पर्म मोटाइल हैं, कितने डेड हैं, कोई भी मूव नहीं कर रहे हैं। मॉर्फोलॉजी देखते हैं कि नॉर्मल शेप साइज में है कि नहीं है हमारे, ठीक है। डब्ल्यूबीसी और आरबीसी हम लोग यहाँ पे इन्फेक्शन के टाइम पे देखते हैं, या फिर हमारी आरबीसी अगर से सीमेन में अगर आ रही हैं तो यहाँ पे हम लोग उसको चेक कर सकते हैं कि कोई ट्रॉमा वगैरह तो नहीं है, इंजुरी वगैरह तो नहीं हुई है, ठीक है। तो उस सब कंडीशन में, और एपिथेलियल सेल अगर से नॉर्मल तो थोड़ी बहुत आ सकती है, लेकिन अगर ज़्यादा आती है तो वो भी हमारा यहाँ पे इन्फेक्शन का संकेत हमारा हो सकता है। तो इस सब चीज़ों से हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में देखते हैं सीमेन के। प्रोसीजर क्या है इसकी, सबसे पहले हम लोग सीमेन जब लिक्विफाई हो जाएगा, ठीक है, हमारा लिक्विफाई जो सीमेन है वो 30 मिनट के बाद हो जाता है आराम से। सीमेन जब लिक्विफाई हो जाएगा तो उसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे हम लोग, सैंपल को अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद हम लोग उसको क्या करेंगे, वेट माउंट प्रिपरेशन करेंगे। मतलब 1 ड्रॉप सीमेन रखेंगे, उसके ऊपर कवर स्लिप रखेंगे और उसको हम लोग कवर कर देंगे कवर स्लिप से। स्लाइड लेंगे, स्लाइड में 1 ड्रॉप सीमेन डालेंगे, उसको कवर स्लिप से कवर कर देंगे, और फिर इसको हम लोग 10x और 40x ऑब्जेक्टिव लेंस में एग्जामिन करेंगे, देखेंगे। तो हमको इस टाइप से इमेज दिखाई देती है कि मतलब कैसे हमारे स्पर्म मोटाइल है कि नहीं है, ठीक है। काउंट करने के लिए फिर हम लोग यहाँ पे न्यू बार चेम्बर यूज कर सकते हैं कि कितना एक्चुअल नंबर ऑफ काउंट कितना है, उसके लिए न्यू बार चेम्बर का यूज करेंगे हम लोग, जैसे कि हम लोगों ने आरबीसी डब्ल्यूबीसी काउंट और प्लेटलेट काउंट के बारे में पढ़ा हुआ था। तो अगर हम लोग को एक्चुअल काउंट पता करना है तो फिर हम लोग यहाँ पे
न्यूअर चेम्बर का यूज करते हैं। और मोटिलिटी देखनी है तो फिर हम लोग यहाँ पे वेट मॉड प्रिपरेशन करके यहाँ पे मोटिलिटी चेक कर सकते हैं कि कितने मोटाइल है कितने मोटाइल नहीं है। मार्फोलॉजी चेक करनी है तो फिर हम लोग यहाँ पे उसका हम लोग यहाँ पे लीशमान स्टैन कर सकते हैं, स्टैन करके देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना। वाइट ब्लड सेल्स और आरबीसीज अगर से नॉर्मल हम लोग वेट माउंट में देख सकते हैं, और लेकिन अगर नंबर ऑफ काउंट करना है हमको तो फिर हम लोग न्यूअर चेम्बर में काउंट करेंगे, क्योंकि थिल सेल भी हमको यहाँ पे दिख जाती हैं। तो हमने देखा कि कौन कौन सी चीजें हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अब एक एक करके इन सबको डिटेल में पढ़ लेते हैं कि स्पर्म काउंट कैसे हम लोग काउंट करेंगे करके, ठीक है। तो स्पर्म काउंट की अगर हम लोग बात, तो नॉर्मल वैल्यू जो होती है हमारे सीमेन में स्पर्म की, वो होती है 15 मिलियन या फिर मोर देन 15 मिलियन पर ml सीमेन, ठीक है। देन जो हमारा एजुकुलेशन एक बार में जो सीमेन में जो स्पर्म निकलते हैं वो लगभग हमारे 39 मिलियन या फिर 40 मिलियन के आसपास हमारे पर एजुकुलेशन में हमारे स्पर्म जो है निकलते हैं, ठीक है। एक बार के एजुकुलेशन में इतने स्पर्म जो है हमारे निकलते हैं। देन यदि इनको हम लोग जब देखते हैं तो हम लोग उसको न्यूअर चेम्बर की हेल्प से इसको देखते हैं कि न्यूअर चेम्बर हम लोग यूज करते हैं और डाइल्यूशन टेक्निक से यूज करते हैं। डाइल्यूशन टेक्निक में क्या होती है मैं बता दे रहा हूँ। देखो सीमेन को डायरेक्ट देखना, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में स्पर्म्स होते हैं तो उनको डायरेक्ट देखना उसको मुश्किल होता है, जैसे कि हम लोग आरबीसीज को डायरेक्ट नहीं देख सकते हैं न्यूअर चेम्बर में, क्योंकि बहुत ज्यादा क्वांटिटी रहती है। तो इसको डाइल्यूट करना जरूरी है। तो डाइल्यूट करने के लिए हम लोग यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर हम लोग यहाँ फॉर्मेलिन दोनों का मिक्सचर यूज करते हैं, जिससे कि जो स्पर्म है मूवमेंट उसकी रुक जाती है फॉर्मेलिन डालने से। तो फॉर्मेलिन जैसे हम लोग ऐड करेंगे तो स्पर्म की मोटर जो मूवमेंट जो हो रही है वो रुक जाएगी, तो उसको हम आसानी से काउंट कर सकते हैं। तो हम लोग उसको डाइल्यूट करते हैं 1:20 में डाइल्यूट करते हैं, और 1:20 में डाइल्यूट करने के बाद हमने इस फॉर्मूले में कितने हम लोगों ने काउंट किए हैं, कितने डाइल्यूशन किए हैं, और 10⁴ हम लोग उसको कैलकुलेट करके एक्चुअल नंबर ऑफ काउंट कितना है सीमेन का वो हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो क्या करेंगे, सीमेन लेंगे, उसको हम लोग डाइल्यूट करेंगे 20 टाइम्स, और डाइल्यूट करके उसको किससे डाइल्यूट कर रहे हैं हम लोग, सोडियम बाइकार्बोनेट और फॉर्मेलिन से डाइल्यूट कर रहे हैं। और डाइल्यूट करके फिर हम लोग यहाँ पे न्यूअर चेम्बर में इसको देखते हैं, चार्ज करते हैं न्यूअर चेम्बर में, लोड करते हैं, और फिर हम लोग यहाँ पे काउंट करते हैं न्यूअर चेम्बर में कितने स्पर्म हमको दिखाई दे रहे हैं, उसके हिसाब से फिर हम लोग यहाँ पे रिपोर्टिंग कर देते हैं उसकी। तो नॉर्मल जो है वो 15 मिलियन होना चाहिए पर ml हमारे, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देन यहाँ पे ओलिगोजूस्पर्मिया कैसे हुआ इन टर्म्स को याद रखना है हमको, ठीक है, क्योंकि इन टर्म्स के ऊपर ही हमारे सवाल बनते हैं। जैसे कि ओलिगोजूस्पर्मिया है, इसमें हमारे 15 मिलियन पर ml से हमारे कम हो जाते हैं स्पर्म, ठीक है, लो स्पर्म काउंट हम लोग इसको बोलते हैं। देन अगर से सीवियर ओलिगोजूस्पर्मिया है तो 5 मिलियन पर ml से भी हमको कम देखने के लिए मिलेगा स्पर्म का काउंट। देन एजुस्पर्मिया है, तो एजुस्पर्मिया में तो हमको 0 स्पर्म देखने के लिए मिलेंगे, एक भी स्पर्म देखने के लिए नहीं मिलेंगे, ठीक है। और पॉलीजोस्पर्मिया है, तो पॉलीजोस्पर्मिया में क्या होता है, मोर देन 200 मिलियन स्पर्म पर ml हमको सीमेन में देखने के लिए मिलते हैं। तो नॉर्मल कितना है हमारा 15 है, 15 से थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन अगर 200 मिलियन पर ml हमारे सीमेन में देखने के लिए मिल रहे हैं स्पर्म, तो भी फिर यहाँ पे दिक्कत है हमको, ठीक है। तो मिलियन में अगर किसी को दिक्कत हो रही हो समझने में, तो हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। तो अगर 15 मिलियन की बात कर रहे हैं तो 1.5 करोड़ है ना, 1.5 करोड़ हमारे जो हैं स्पर्म देखने के लिए मिलेंगे 1 ml हमारे सीमेन में, तो बहुत ज़्यादा नंबर है। वहीं अगर से किसी को 20 करोड़ से ज़्यादा अगर से स्पर्म देखने मिल रहे हैं 1 ml सीमेन में, तो फिर उसको हम लोग यहाँ पे पॉलीजोस्पर्मिया बोलेंगे। तो नॉर्मल है और तो 15 मिलियन ओलिगोजूस्पर्मिया है, तो 15 मिलियन से कम। सीवियर ओलिगोजूस्पर्मिया है तो 5 मिलियन से कम, और एजुस्पर्मिया है तो 0 स्पर्म काउंट देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। एजुस्पर्मिया वाला क्वेश्चन तो कुछ ज़्यादा ही आता है हमेशा, ठीक है। और पॉलीजोस्पर्मिया है मतलब 200 मिलियन पर ml सीमेन में हमको स्पर्म देखने के लिए मिलेंगे। तो हमने काउंट की बात कर ली, मोटिलिटी की बात कर लेते हैं। तो मोटिलिटी में हमारा क्या होता है, हम लोग देखते हैं कि मोटाइल कैसे हैं स्पर्म, जैसे कि जो बहुत तेजी से चलते आ रहे हैं उनको हम लोग एक्टिवली मोटाइल बोलेंगे, या फिर हम लोग यहाँ पे प्रोग्रेसिव मोटाइल बोल सकते हैं, या फिर जो थोड़ा हिल रहे हैं जो हमारे थोड़ा बहुत, ठीक है, उसको हम लोग यहाँ पे नॉन प्रोग्रेसिव मोटाइल बोलेंगे। और इम मोटाइल मतलब जो यहाँ से पड़े हुए हैं बिल्कुल भी नहीं हिल रहे हैं, तो उनको हम लोग बोलेंगे नॉन मोटाइल हैं, ठीक है, इम मोटाइल जिसको हम लोग बोलते हैं। तो टोटल मोटिलिटी मतलब कि प्रोग्रेसिवली मोटाइल और नॉन प्रोग्रेसिवली मोटाइल दोनों को मिला करके हम लोग की टोटल मोटिलिटी निकलती है, जो कि लगभग हमारी 40% या फिर इससे ज़्यादा हमारी होनी चाहिए, ठीक है। अगर इससे कम है तो फिर यहाँ पे फर्टिलिटी में दिक्कत जाएगी। देन ऐसे ही अगर हमारे जो प्रोग्रेसिवली मोटाइल है वो लगभग 32% हमारे होने चाहिए, जो कि प्रॉपर एक्टिवली मोटाइल दिख रहे हो, बहुत जो जल्दी से यहाँ पर घूम रहे हो ना, प्रोग्रेसिवली मोटाइल हो हमारे हों।
वो 32% हमारे होने चाहिए, 100% में 32% हमारे होने चाहिए, तभी वो ओवम तक पहुंच पाएंगे और हमारे फर्टिलाइजेशन कर पाएंगे। नॉन प्रोग्रेसिवली मोटाइल हमारे जो हैं वो हमारे मूवमेंट करते हैं, लेकिन बहुत थोड़ी थोड़ी मूवमेंट करते हैं, तो इनका फर्टिलाइजेशन तक पहुंच पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है। तो लेकिन इसको भी हम लोग यहाँ पर टोटल मोटिलिटी में काउंट करते हैं, ठीक है। इमोटाइल का मतलब होता है कि बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, ये हमारे लगभग जो है 60% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, 60% से कम ही होने चाहिए हमारे। 60% से ज़्यादा है तो हम लोग बोल सकते हैं कि फर्टिलाइजेशन हमारा जो है होने के चांसेस कम रहते हैं फिर इसमें। एबनॉर्मल कंडीशन का कैसे हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं, तो हमारा स्टेनोजोस्पर्मिया अगर किसी को है, तो स्टेनोजोस्पर्मिया में क्या होता है, मोटिलिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है हमारी, नॉर्मल रेंज से बहुत ज़्यादा कम चली जाती है, तो फिर फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हमारे कम हो जाते हैं हमारे, ठीक है। तो हमने देखा कि कैसे हम लोग स्पर्म की मोटिलिटी देख करके बता सकते हैं कि क्या होगा यहाँ पे, मतलब कि 40% है उससे ज़्यादा है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, टोटल मोटिलिटी स्पर्म। तो ये हमने देखा कि मोटिलिटी का चार्ट से हम लोग समझ लिया स्पर्म कैसे मोटाइल दिखते हैं। किसको क्या बोल रहे हैं हम लोगों ने देख लिया एक बार। एक्टिवली मोटाइल हैं तो उसको बोलेंगे प्रोग्रेसिव मोटाइल, जो अपनी जगह पे हिल रहे हैं, थोड़े बहुत चल रहे हैं, तो उसको नॉन प्रोग्रेसिव मोटाइल बोलेंगे, जो बिल्कुल भी नहीं हिल रहे हैं तो उसको इमोटाइल बोलेंगे। तो इस टाइप से हम लोग 3 कैटेगरी में उसको डिवाइड कर ले रहे हैं। आगे चलते हैं हम लोग अब स्पर्म की मार्फोलॉजी की बात कर लेते हैं। तो स्पर्म का जो स्ट्रक्चर हमारा है, ठीक है, स्पर्म का जो स्ट्रक्चर हमारा है, नॉर्मली जो हमारे सीमेन में जो स्पर्म्स होने चाहिए वो लगभग हमारे 4% या फिर इससे ज़्यादा हमारे जो है नॉर्मल स्पर्म्स होने चाहिए, है ना। अगर इससे ज़्यादा हमारे इससे कम हो अगर हमारे नॉर्मल स्पर्म दिख रहे हैं तो फिर हमको दिक्कत जाती है यहाँ पे फर्टिलाइजेशन में। मतलब कि जो हमारे नॉर्मल फॉर्म्स हैं स्पर्म की, मतलब नॉर्मल जैसे ऐसा नॉर्मल होता है स्पर्म, तो नॉर्मल फॉर्म स्पर्म की हमारे कम से कम 4% होनी चाहिए, है यहाँ पे हमारी, है ना। 4% से अगर कम है हमारा तो फिर हमको यहाँ फर्टिलाइजेशन में दिक्कत जाएगी। नॉर्मल स्पर्म 4% या फिर इससे ज़्यादा होनी चाहिए, कम है तो फिर दिक्कत वाली बात है। टेट्रोजोस्पर्मिया हम लोग यहाँ बोलते हैं। टेट्रोजोस्पर्मिया मतलब कि एबनॉर्मल स्पर्म की अगर मार्फोलॉजी है तो उसको टेट्रोजोस्पर्मिया बोलेंगे। तो जो भी हम लोग यहाँ पर टर्म्स यूज कर रहे हैं, टेट्रोजोस्पर्मिया, एजियोस्पर्मिया, ठीक है, ओलिगोजोस्पर्मिया, तो इन सबको हम लोग याद रखेंगे कि हम लोग कब कहाँ होंगे। इनके एमसीक्यू भी हम लोग थोड़ी देर से पढ़ने वाले हैं। तो कहाँ डिफेक्ट हो सकता है हेड डिफेक्ट हो, थोड़ा हेड बड़ा हो गया हो, गोल हो गया हो, छोटा हो गया हो, 2 हेड हो गए हो, तो इस टाइप से हेड डिफेक्ट होते हैं स्पर्म के, ठीक है। टेल डिफेक्ट में क्या आता है कि टेल हो ही ना, कभी हो सकती है ऐसा, है ना, छोटी टेल हो गई हो, थोड़ी ज्यादा राउंड हो गई हो, टेढ़ी हो गई हो टेल, तो इस टाइप का टेल डिफेक्ट हमको देखने के लिए मिलते हैं। हेड डिफेक्ट, टेल डिफेक्ट। मिड पीस डिफेक्ट में क्या होता है कि हो सकता है 2 टेल हो गई हो उसकी, मिड पीस थोड़ा टेढ़ा हो गया हो, या फिर यहाँ पे अच्छे तरीके से डेवलप ना हुआ हो, तो ये हो सकता है, ठीक है। एक्रोसोमलेज मतलब होता है हमारा जो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाना साइज हमारा सीमेन का, स्पर्म का, तो हमारे यहाँ पे एक्रोसोमलेज होता है हमारा। तो ये कुछ नॉर्मल और एबनॉर्मल कंडीशन है हमारे स्पर्म की, जो कि हम लोग को यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। इनको अगर माइक्रोस्कोप पे देखना है हमको, तो नॉर्मली हम लोग बेट माउंट पे देख सकते हैं, लेकिन उतना अच्छे से हम लोग उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं ना। तो वो प्रॉपर आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग यहाँ पे लीसमैन स्टैन करते हैं स्पर्म का। तो लीसमैन स्टैन करके फिर हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं उनकी प्रॉपर मार्फोलॉजी, क्योंकि हम लोग यहाँ पे 100x जूम करके हम लोग उसको देख सकते हैं ना। तो मार्फोलॉजी देखने के लिए हम लोग यहाँ पे लीसमैन स्टैन करते हैं, और लीसमैन स्टैन करके हम लोग यहाँ पे मार्फोलॉजी इसकी स्पर्म की हम लोग देख सकते हैं। बात करें ब्लड, तो हम लोग बात कर लेते हैं ब्लड सेल्स की अब, ठीक है। तो ब्लड सेल्स में 2 टाइप की सेल्स हमारी पाई जा सकती हैं स्पर्म में। एक होती है वाइट ब्लड सेल्स, दूसरी हमारी होती है रेड ब्लड सेल्स। तो जो वाइट ब्लड सेल्स होती है नॉर्मली हमारी 1 मिलियन पर ml से कम हमारी होनी चाहिए। अगर ये इंक्रीज हमारी हो रही है, WBC अगर इंक्रीज हो रही है, तो ल्यूकोसाइटोस्पर्मिया के कारण हमारी ये लीकेज हो सकती है। मतलब इंक्रीज कंडीशन को हम लोग यहाँ पे ल्यूकोसाइटोस्पर्मिया बोलते हैं, ठीक है। तो WBC का सीमेन में इंक्रीज हो जाना ल्यूकोसाइटोस्पर्मिया कहलाता है। कब हो सकता है? जेनिटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, प्रोस्टेटाइटिस के कारण हो सकता है, एपिडिडाइमिटाइटिस के कारण हो सकता है हमारे यहाँ पे। तो ये सब कंडीशंस हैं जिसके कारण हमारा जो है WBC का काउंट हमारे सीमेन में बढ़ सकता है, ठीक है। अगर से WBC का काउंट हमारे सीमेन में बढ़ता है तो स्पर्म हमारे डैमेज हो सकते हैं, और हाई WBC हमारे का है इनफर्टिलिटी जो हमारा है फर्टिलाइजेशन को इफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इनफर्टिलिटी के कारण हमारे बन सकते हैं WBC काउंट। RBCs कब दिखाई देंगे? जब RBC सीमेन में दिखाई देने लगे तो उसको हेमेटोस्पर्मिया बोलते हैं। मतलब कि हमारा RBCs का सीमेन में आने लगना। नॉर्मली सीमेन में हमारी क्या है, RBCs देखने के लिए नहीं मिलती हैं हमारी सीमेन में, अब्सेंस होती हैं RBCs, ठीक है। प्रेजेंस अगर हो तो हेमेटोस्पर्मिया हम लोग उसको बोलेंगे। कब आ सकती है? इन्फेक्शन के कारण आ सकती हैं, ट्रॉमा के कारण आ सकती हैं,
चोट वगैरह हो जाए, प्रोस्टेट ग्लैंड डिसऑर्डर अगर हो जाए तो आ सकती है, पर ट्यूमर वगैरह हो जाए उसको, तो इस कंडीशन में क्या है, आरबीसीज उसके स्पर्म में एफएस सीमेन में हमारी आ सकती हैं। ठीक है, इस टाइप की हम लोग पस्सेल्स दिखाई देती हैं, ढेर सारी पस्सेल दिखाई दे रही है यहाँ पे हमको, तो इस टाइप की पस्सेल्स हमको यहाँ पे वेट माउंट में दिखाई देती हैं। ठीक है, लास्ट हम लोग देखते हैं, तो लास्ट जो हमारा है इसमें हम लोग देखते हैं कि और अदर फाइंडिंग्स हैं हमारी, मतलब मोटिलिटी काउंट के अलावा या फिर आरबीसी डब्ल्यूबीसी के अलावा और कुछ फाइंडिंग्स हमको यहाँ पे देखने के लिए मिल सकती हैं। तो फाइंडिंग्स कैसी होंगी, यदि स्पर्म का अग्लूटिनेशन हो जाए, आपस में चिपके हुए स्पर्म दिखाई दे रहे हैं इस टाइप के हमको, तो हो सकता है एंटी स्पर्म एंटीबॉडी हो उसके सीमेन में, जिसके कारण वो है कि स्पर्म्स को ही मार रही है एंटीबॉडीज, आपस में चिपका रही है वो एंटीबॉडीज। तो एंटी स्पर्म एंटीबॉडीज के कारण हमको यहाँ पे ऐसे क्लॉट दिखाई दे सकते हैं स्पर्म के हमारे सीमेन में, जब हम लोग माइक्रोस्कोप में उसको देखते हैं तो। और डेब्रीज या फिर एपिथेलियल सेल्स नॉर्मली हमारी बहुत कम मात्रा में प्रेजेंट होती हैं, लेकिन यदि बढ़ जाए तो हो सकता है कि इन्फेक्शन है उस व्यक्ति को, इसलिए ये हमारी डेब्रीज या फिर डेब्रीज बॉडीज होती हैं, कोई मतलब कि टूटी फूटी कुछ चीजें, या फिर हमारी एपिथेलियल सेल्स जो है वो अगर ज्यादा मात्रा में बढ़ जाए तो इन्फेक्शन के कारण बढ़ सकती है। और इमेच्योर जर्म सेल्स हमको दिखाई दे रही है, मतलब कि जो हमारी स्पर्मेटोजेनेसिस जो करती हैं जो सेल्स, वो अगर से हमको यहाँ पे सीमेन में दिखाई देने लगे, नॉर्मली सीमेन में नहीं आती, स्पर्म से आते हैं, लेकिन वो अगर आने लगे तो हो सकता है हमारे यहाँ पे कि हमको जो टेस्टिस है वहां पे कोई प्रॉब्लम हो, स्पर्मेटोजेनेसिस डिफेक्ट हमारा हो गया हो, तो फिर हमें यहाँ पे इमेच्योर जर्म सेल्स दिखाई देने लगती है। इमेच्योर जर्म सेल्स का मतलब है कि जो सेल्स इन स्पर्म्स को बनाती हैं वो सेल्स हमको यहाँ पे दिखाई देने लगती हैं। तो हमने कुछ अदर फाइंडिंग्स की बात कर ली कि क्या हमारे यहाँ पे दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी यहाँ पे एंड करते हैं। आप सब लोग क्या करेंगे कि सब लोग मिलेंगे अभी लाइव क्लास में, जहाँ पे हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे हम लोग और अच्छे तरीके से सारी चीजें हमारी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो फिर मिलते हैं लाइव क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अभी मिलते हैं।